जय हिंद, नमस्ते मेरे सभी दोस्तों को। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन बैंकर में। तो मेरे ये चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि जो हमारे भारत की युवा पीढ़ी है जिसकी बैंकिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, अपना करियर बनाना है, तो मेरे लिए उन सभी को गाइड करना है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, हमें कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है और किस प्रकार की नौकरी होती है और उसमें कौन सा पद, जिम्मेदारी या वेतन कितनी होती है, वो सब हम जानेंगे ये मेरे चैनल पे। तो चलो शुरू करते हैं चैनल की पहली वीडियो की शुरुआत से, जिसमें हम थोड़ा बेसिक जानेंगे कि बैंकिंग इंडस्ट्री क्या है या बैंक या एनबीएफसी में क्या अंतर है। फर्स्ट, बैंक का मतलब क्या है और काम कैसे करता है वो हम जानेंगे ये वीडियो से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्विटी वेज। आज के वीडियो में हम बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और साथ ही बैंकिंग सेक्टर में यूज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी जानेंगे। बैंकिंग सेक्टर हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है और ऐसा माना जाता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स होता है तो देश की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी और इसी वजह से निफ्टी में अप्रॉक्स 1/3 वेटेज बैंकिंग स्टॉक्स को ही दिया गया है। और वैसे भी बैंकिंग स्टॉक्स ऑलमोस्ट हर किसी के पोर्टफोलियो में होते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने वीडियो में सारे टर्म्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने का कोशिश किया है ताकि आपको पूरा बैंकिंग सिस्टम और इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स इजीली समझ आ जाएं। बैंक्स लोन लेने और लोन देने का काम करती है। बैंक्स फंड रेज करते हैं लोन्स के थ्रू या डिपॉजिट के थ्रू। फिर इस फंड को कस्टमर्स को एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोन पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और इस तरह से बैंक का रेवेन्यू जनरेट होता है। सिंपल वर्ड्स में ये किसी भी बैंक का बिजनेस मॉडल है। बैंक्स हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट एडवांसेस जैसे लोन्स देती है जिन पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा बैंक्स वेरियस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने पे फीस चार्ज करते हैं और वेरियस कमीशन के थ्रू अर्न करते हैं, जो कि बैंक के अदर इनकम में नोट किया जाता है। कुछ बैंक्स इस इनकम को अदर इनकम की जगह अदर ऑपरेटिंग इनकम में शो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंक्स को फंड रेज करना पड़ता है ताकि लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब बैंक्स को फंड मिलते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा के थ्रू, जिसपे बैंक को डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जिसे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिटेड अमाउंट को कासा कहा जाता है। करंट अकाउंट में डिपॉजिटेड अमाउंट पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। वहीं सेविंग अकाउंट में डिफरेंट बैंक्स जनरली 3 to 4% का इंटरेस्ट देती है। इट मीन्स कि बैंक को ये कासा अमाउंट काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। इसी वजह से बैंक हमेशा कासा रेशियो हाई रखने का कोशिश करती है ताकि उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड मिल जाए। इसके अलावा बैंक आरबीआई और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी फंड बोरो करते हैं। इस बोरोइंग पर बैंक को जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। अब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को ऐड कीजिए तो कंबाइंडली इसे टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि बैंक, मोटा मोटी आपको पता चला कि बैंक दो टाइप की होती है, एनबीएफसी और बैंक। तो अभी दोनों में क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एनबीएफसीज़ की डेफिनेशन आपने कई बार बुक्स में पढ़ी होगी, बट फिर भी हम इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर एनबीएफसीज़ और बैंक्स में क्या डिफरेंस है। बट आज की ये वीडियो आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई ने एनबीएफसीज़ को किस तरह से डिफ़ाइन किया है। देखिए, आरबीआई ने अपनी इस डेफिनेशन में कहा है कि कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है, हम उसे एनबीएफसी कह सकते हैं। इसके बाद आरबीआई ने ये भी कहा है कि ये एनबीएफसीज़ लेंडिंग का बिजनेस कर सकती हैं, यानी लोगों को लोन दे सकती हैं, दूसरी कंपनीज़ के बॉन्ड्स, शेयर्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को भी बेच सकती हैं, इनफैक्ट अपने कस्टमर्स से डिपॉजिट्स भी ले सकती हैं, यानी कस्टमर्स इनके पास अपने पैसे भी जमा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने आरबीआई द्वारा दी गई डेफिनेशंस को अच्छे से देख लिया है। बट मैं कहूँगा कि अभी भी ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है कि एनबीएफसीज़ और बैंक्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये जितने भी फीचर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ये सारे फीचर्स तो बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बैंक्स और एनबीएफसीज़ के बीच के डिफरेंस को समझना है तो हमें ये देखना होगा कि बैंक्स कौन सी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और क्या वो सेम फीचर्स एनबीएफसीज़ भी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। सबसे पहली फीचर है लेंडिंग, यानी लोन देना। अगर पूछा जाए कि क्या बैंक्स लोन देते हैं तो आंसर है येस, बैंक्स भी लोन देते हैं और एनबीएफसीज़ भी लोन देती हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। क्या ये दोनों इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में?
तो इसका आंसर भी यस ही है। बैंक्स भी इन्वेस्ट करते हैं और एनबीएफसीज भी। इसके बाद बात आती है पेमेंट सर्विसेज की, यानी आप अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं या फिर अपने किसी बिल को पे करना चाहते हैं, तो क्या ये काम आप बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों के साथ कर सकते हैं? आंसर है यस। आप ये सब काम बैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं और एनबीएफसीज के थ्रू भी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। क्या बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सकते हैं? आंसर है यस। दोनों ही एलिजिबल हैं कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं। हालांकि इंडिया में बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी है कि उन्हें इंश्योरेंस बिजनेस करना है तो एक सेपरेट एंटिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक के केस में इंश्योरेंस बिजनेस एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एर्गो द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, यानी अगर आपके पास यूरोज, डॉलर्स या फिर किसी दूसरे देश की करेंसी है और आप चाहते हैं कि इन्हें इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराया जाए, तो ये काम भी आप बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों में जाकर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी फॉरेन कंट्री को विजिट करने वाले हैं और उसके लिए आपको उस देश की करेंसी इंडिया में चाहिए, तो आप अपनी इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने का काम भी इंडिया में रहते हुए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइजरी सर्विसेज रिलेटेड, यानी वेल्थ मैनेजमेंट। कहने का मतलब अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप चाहते हैं कि बैंक्स या एनबीएफसीज इन पैसे को मैनेज करने में आपकी मदद करें, तो इस काम में भी ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस आपकी मदद कर देंगे। अब बात आती है टाइम डिपॉजिट्स की। टाइम डिपॉजिट्स को हम कॉमनली जिस नाम से जानते हैं वो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यानी एफडीज। हम सब जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स के केस में हम एक तय ड्यूरेशन के लिए बैंक्स के पास पैसा रखते हैं और बैंक्स हमें उस पैसे पर सेविंग्स अकाउंट से भी ज़्यादा ब्याज देते हैं। बट अगर हम उस फिक्स्ड लॉक इन पीरियड से पहले पैसा निकालें तो हमें एक पेनल्टी पे करनी होती है। इसी को एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है और फिक्स्ड डिपॉजिट्स की फैसिलिटी भी बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों देती हैं। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट्स। यहाँ आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि एनबीएफसीज जो है वो आपको डिमांड डिपॉजिट्स की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराते हैं, जबकि बैंक्स आपको डिमांड डिपॉजिट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। खास बात यह है कि बिना बैंकिंग लाइसेंस के आप अपने कस्टमर्स से डिमांड डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते और ये बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि ये डिमांड डिपॉजिट्स है क्या और ये टाइम डिपॉजिट से अलग कैसे है? तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स, जहाँ पर आप अपने पैसे को इन बैंक्स या एनबीएफसीज को एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए देते हो। इन बिटवीन आप पैसा नहीं निकाल सकते और अगर निकालने जाते हैं तो आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा और आपको एक पेनल्टी भी देनी होगी। बट डिमांड डिपॉजिट्स के केस में आप अपने पैसे जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं और जितने चाहे निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से बैंक को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा है, आप जब चाहें निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आपको इसके लिए बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एटीएम से कैश निकाल सकते हैं और चाहें तो अपने पैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। तो अब तक के इस डिस्कशन में जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि बैंक्स जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स ले सकते हैं, बट एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। बट अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सिर्फ बैंक्स ही डिमांड डिपॉजिट्स क्यों ले सकते हैं, एनबीएफसीज क्यों नहीं? इसमें दिक्कत क्या है? एक्चुअली बात यह है कि बैंक्स के लिए आरबीआई ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जिसे हर एक बैंक को फॉलो करना होता है। और इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके हर एक बैंक डिमांड डिपॉजिट जैसी कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बट अगर बात की जाए एनबीएफसीज की, तो एनबीएफसीज के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रिक्ट नहीं है और इसीलिए इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ नहीं। तो अभी अगला कदम हम जानेंगे कि बैंक में ज़्यादातर डिपार्टमेंट होते हैं, तो मूल रूप से फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है बैंक में, या आप किसी भी कंपनी में ले लो, वो है सेल्स। क्योंकि जब सेल्स होगी तभी आपकी बैंक चलेगी या फिर कोई भी कंपनी। बेसिक डिपार्टमेंट होते हैं, एक सेल्स 2, क्रेडिट 3, एचआर 4, फाइनेंस 5, ऑपरेशन 6, रिस्क 7, विजिलेंस 8, आईटी 9। तो हमने मोटा मोटा यह वीडियो में जाना है कि बैंक क्या होता है, वो कैसे काम करती है, बैंक और एनबीएफसी में क्या फर्क होता है और बैंक में कौन से विभाग होते हैं। अभी अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक में कौन से विभाग में कौन सी जॉब पोस्टिंग होती है, वो हमारा काम हो गया है। इसे देखने के लिए धन्यवाद। बैंकिंग इंडस्ट्री और बैंकिंग में करियर की उम्र बढ़ाने वाले लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।